स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। यह आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, लेकिन अगर जिन बच्चों का 7 चैप्टर भी आने वाला है वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज 6 चैप्टर बच्चों ने डिमांड किया था कि इस बार का जो पेपर होने वाला है एस1 का उसमें 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो उससे पहले पहले मुझे 6 चैप्टर कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो आज इसका एक पार्ट आ जाएगा, एक पार्ट कल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक्स हैं जिसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है, न्यायपालिका की संरचना यानी कि बनावट किस तरीके से है, न्याय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में क्या अंतर होता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या क्षेत्राधिकार होता है, क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ कहाँ काम करती है, इसके बारे में। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, न्यायाधीशों के पद से हटाने की कौन कौन से उपाय होते हैं, कि अगर किसी भी जज को हमें हटाना हो तो क्या उसके उपाय हैं। ठीक है, न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, न्यायपालिका तथा उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं, और न्यायपालिका तथा संसद में किस तरीके का संबंध होता है और किस तरीके से विवाद होता है, ये अपने टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत, वन बाय वन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर न्यायपालिका है क्या। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सरकार के 3 अंग हैं। कितने अंग है भाई, 3 अंग है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था चौथे चैप्टर में कि कार्यपालिका के बारे में। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, यानी कि जो कामों को लागू करता है, यानी कि जो कानूनों को लागू करने का काम करता है उसको हम कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका हम किसको कहते हैं, ये हमारे 5वीं चैप्टर में हमने पढ़ा था। विधायिका का मतलब होता है जो कानूनों का निर्माण करे, और कानूनों को बनाता कौन है, संसद बनाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का मतलब होता है जो उस काम को लागू करता है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका का काम होता है सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों की समीक्षा करता है, जांच करता है और न्याय देने का काम करता है, उसको हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, तो देखिए इसके अर्थ में भी हम यही बात पढ़ेंगे कि न्यायपालिका का अर्थ, जिसमें न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है तथा न्याय देने का काम करती है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। अब एक स्वतंत्र संस्था होने का मतलब क्या हुआ, न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है जस्टिस करने का। और जब जस्टिस किया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि आप जस्टिस किसके साथ कर रहे हो। ठीक है, जो व्यक्ति गलत है उसको आप दोषी ठहराओगे, जो व्यक्ति सही है उसको आप सही ठहराओगे। ये नहीं कि वो व्यक्ति जिसको जो आपका रिलेटिव लगता है उसके साथ तुमने पक्षपात कर दिया। तो इसी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ताकि किसी का जोर दबाव कोई भी वो चीज ना रह पाए न्यायपालिका के ऊपर, और वो कोई भी डिसीजन ले तो विदाउट किसी हेजिटेशन के, विदाउट कोई फियर के, ठीक है, वो डिसीजन अपना सुना पाए। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि भाई स्वतंत्र संस्था है। कौन सी संस्था है, स्वतंत्र। ठीक है, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, कानूनों के अनुसार विवादों को निपटाती है, यानी कि कोई भी विवाद, कोई भी चीजें होंगी उसको सबूत को देखेगी, सबूतों को देखने के बाद उसको लगता है कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है, उसी के हिसाब से वो अपना निर्णय सुनाने का काम करती है, उसी को कहते हैं न्यायपालिका। तो बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है कि सरकार का तीसरा अंग है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि समीक्षा का न्याय देने का काम करती है, एक स्वतंत्र संस्था भी है, और साथ ही साथ अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को निपटाती है कानून के माध्यम से। आई होप सो फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड पे। अगला स्लाइड देखें तो आप देखिए इस साइड आप देख सकते हैं ये है संरचना, जो कि आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। तो अगर इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप एक बार बुक देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैं इसको साइड बाय साइड लिख रखा हूँ, ये ताकि मैं बुक में है ये बता पाऊँ, इसलिए मैंने साइड में लगा दिया। साथ ही साथ मैंने एक साइड एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये टेंशन वाली बात नहीं कि ये आपको ब्लर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा है, जो चीजें यहाँ पे लिखी गई उसको इस तरीके से समझाई गई है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना। संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि 4 तरीके के न्यायालय होते हैं। कितने तरीके के न्यायालय होते हैं, 4 तरीके के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर की बात करें, सबसे ऊपर तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद हम बात करें तो वो होता है उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे जिला अदालत, उसके नीचे अधीनस्थ अदालत।
यानी कि अगर देखा जाए तो आपसे अगर कोई कहे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है तो आप कहोगे अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद कौन सा बड़ा है जिला न्यायालय, उसके बाद कौन सा बड़ा है उच्च न्यायालय, उसके बाद कौन सा बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगरी है। अच्छा, अब देश की मैं बात करूं तो देश में जो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यायालय है जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो कि दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय एक है। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टेट में हो सकता है। ठीक है, हर एक स्टेट में अपना एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसा कि आपने सुना होगा अलग अलग राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है ना, तो ये भी चीज है। इसके बाद है जिला अदालत, यानी कि एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, तो जिले के अंदर भी अपने अदालत होते हैं। और एक लास्ट होता है जिसको हम कहते हैं अधीनस्थ अदालत, यानी कि उस जिले के अंदर भी क्या होता है अधीनस्थ न्यायालय होता है, यानी कि छोटे छोटे सबोर्डिनेट न्यायालय होते हैं, उसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी कैटेगरी है। अब एक एक करके जो चीजें आपके यहाँ पे लिखी हुई है ना, उसी चीज को इस तरीके से करके एक्सप्लेन कर दी गई है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लिखा है ना यहाँ पे टॉप, यानी कि सबसे ऊपर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सबसे ऊपर है। देखिए, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं, यानी कि जो सबसे टॉप पे है उसके उसकी जो बातें हैं सबको माननी पड़ेगी, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो। ठीक है, यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। इसका मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश का मतलब क्या, वो जो जज होते हैं, उसका एक तबादला भी कर सकता है, इट मींस ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो, चाहे वो जिला न्यायालय का हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय का हो, तीनों का ही मामला अपने पास मंगवा सकता है। एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है, यानी कि मान लेते हैं कहीं पे कोई मामला चल रहा है तो उसको ट्रांसफर करके किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। निचली अदालतों के फैसलों पर कार्रवाई करती है और उसकी सुनवाई करती है। निचली अदालत कौन सी, इसके नीचे कौन सा है जिला न्यायालय, उसके नीचे कौन सा अधीनस्थ न्यायालय। तो ऐसे न्यायालय जो जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनके जो मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करने का काम कौन करती है, उच्च न्यायालय करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करती है और साथ ही साथ रिट जारी करती है। अब कहोगे भैया रिट क्या होता है, रिट का मतलब ये होता है कि जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम जाते हैं न्यायालय के पास, और न्यायालय क्या जारी करते हैं, रिट जारी करती है। तो देखिए, रिट जारी करने का अधिकार अगर देखा जाए तो आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, जो कि अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थापित है, ठीक है, लेकिन आप बिलोंग कर रहे हो तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से सीधा आप सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि आने जाने और बहुत सारी चीजों में एक्सपेंस लगेगा। तो इसी वजह से आप क्या सोचोगे, वो सोचोगे कि अपने ही स्टेट के उच्चतम न्यायालय में हम देख लेते हैं, यानी कि अपने ही स्टेट के जो उच्च न्यायालय है उसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाते हो, न्यायालय जो जारी करता है उसको हम कहते हैं रिट, ताकि आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। तो इसी वजह से ये इसके पास अधिकार होता है। राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का क्या करती है, निपटारा करती है, यानी कि ऐसा मुद्दा जो कि राज्यों में होता है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड। एक एक चीज समझना कि राज्यों का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, और अगर राज्य से भी हैंडल नहीं हो पाता है तो जाता है देश के न्यायालय में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। ठीक है, आगे अधीनस्थ अदालतों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करती है। जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका निरीक्षण करने का काम करती है, जांच पड़ताल करने का काम करती है, और साथ ही साथ नियंत्रण यानी कि उस पर कंट्रोल बनाकर रखती है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के बारे में हमने थोड़ी बातें कर ली। अच्छा, अब मान लेते हैं अंतर की बात आ जाए कि उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप 4 नंबर में पूछा गया तो आप चारों इस तरीके से करके लिख भी सकते हैं। अदरवाइज आगे एक टॉपिक मिलेगा जहां पर मैंने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अंतर है वो मैंने बता रखा है। एक चीज यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय लिखा है ना, इसको ना उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो कहीं पेपर में आ गया तो आप ये मत समझना, पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में क्या अंतर होता है। तो उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला होता है जिला अदालत। जिला अदालत क्या होता है भाई, जिला अदालत जो कि जिला में होता है, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है।
निचली अदालत के फैसलों पर अपील की गई जो चीजें होती है उसकी सुनवाई करता है। यानी कि ऐसा मुकदमा जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता वो कहाँ जाता है, जिला अदालत में जाता है। ठीक है, गंभीर किस्म का आपराधिक मामले भी कहाँ जाते हैं, जिला अदालत में जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम क्या कहते हैं, सबोर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। सबोर्डिनेट कोर्ट में दो प्रकार के मुद्दे आते हैं, पहला होता है फौजदारी, दूसरा को होता है दीवानी। अब यहीं पे मैं एक चीज बता दूं, फौजदारी जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, क्रिमिनल, यानी कि ऐसे मुद्दे जिसमें लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा हुआ हो। ये समझो कि जैसे किसी का सर फोड़ देना, चोरी कर लेना, है ना, ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो किस में आते हैं, क्रिमिनल में आते हैं। ठीक है, दीवानी मुकदमा कौन सा होता है, ऐसा मुकदमा जिसमें जिसमें सजा वैसी नहीं होती है बल्कि जिसमें पैसे लेकर सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जैसे पति पत्नी में लड़ाई होगी, डाइवोर्स लेने का वो हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि मुआवजा मांगा जाता है कि आप पैसा इतना दे, तो ऐसे में पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कि जैसे किराएदारों से पैसा लेना है, तो ऐसे मुकदमे भी जो होते हैं इसमें केस वो ऐसा नहीं होता कि जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि अगर पैसा बकाया है तो आप उस मकान मालिक को पैसा दे दो, मुकदमा हट जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसा भी होता है कि मान लेते आप कहीं जा रहे हो और गलती से आपका जो गाड़ी है दूसरे के गाड़ी में टच हो गई। ठीक है, तो ऐसे में आपको जेल नहीं हो जाएगी बल्कि उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे जो मुद्दे आते हैं वो किस में आते हैं, दीवानी मुद्दे में आते हैं। समझ में आ रही बात है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, फौजदारी और दीवानी मुद्दे। देखिए वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा गया है, तो आप इसको भी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीवानी मामले कौन से होते हैं, व्यक्ति के हक तथा संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है। उद्देश्य क्या होता है, नुकसान की भरपाई करना, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो। उदाहरण के लिए जैसे जमीन का कोई विवाद चल रहा है या फिर तलाक की बात हो रही है या फिर पैसे की उधारी, ऐसे में जेल नहीं होता बल्कि जो आपका पैसा है वो आपको रिटर्न देना पड़ता है, मतलब रिटर्न मिल जाता है, या फिर आपने अगर ले रखा है तो उसको देना पड़ेगा। शिकायत की बात करें तो इसमें व्यक्ति जाके खुद शिकायत करता है, सजा नहीं होती बल्कि हर्जाना या फिर समाधान हो जाता है। लेकिन फौजदारी में क्या होता है, अपराधी मामले आते हैं, जैसे इसका उद्देश्य क्या होता है, अपराधियों को सजा दी जाती है इसमें, जैसे हत्या, चोरी तथा मारपीट इत्यादि। शिकायत की बात करें, पुलिस को शिकायत या फिर सरकार करती है। ठीक है, इसके साथ सजा की बात किया जाए तो जेल, जुर्माना या फिर फांसी जैसी सजाएं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आता है अपने पास, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में क्या अंतर होता है। तो चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ऊपर वाला लिख दीजिए, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन किया गया, इसके ऊपर वाला चार चार पॉइंट अलग से कर दी गई, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले इस तरीके से बना लिया है, एक तरफ पे हमने पॉइंट्स लिखा हुआ है यानी कि बिंदु लिखा हुआ है जिसके बिहाफ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान में भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है, और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 124 से लेकर 147 के बीच में किया गया है। ऐसे ही बात करूं तो उच्च न्यायालय की जो जिक्र किया गया है भाग 6 में किया गया है, अनुच्छेद 214 से लेकर 237 के बीच में किया गया है। ठीक है, स्थिति की बात करें तो ये कहां पर है, तो पूरे देश के एक, यानी कि अगर देखा जाए अगर पूरा स्टेट देखा जाए यानी कि देश का सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। वही उच्च न्यायालय की बात करें तो हर एक राज्य में हो सकता है या फिर राज्यों के लिए एक हो सकता है। यहीं पे मैं एक बात बता दूं, अनुच्छेद 231 231 में क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक न्यायालयों का, सॉरी, दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी कि दो छोटे छोटे राज्य हैं तो ऐसे में उन दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है। स्थान की बात करें तो नई दिल्ली में, और इसमें राज्यों की राजधानियों में देखने को मिलता है। क्षेत्राधिकार की बात करें तो पूरे देश में क्षेत्राधिकार है, और ये संबंधित राज्य, एक राज्य में हाई कोर्ट है तो वो किसके मुद्दे को देखेगा, अपने ही राज्य के मुद्दे को देखेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सभी राज्यों के मुद्दे को देखेगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात कर लेते हो तो इसमें 65 वर्ष का है, इसमें क्या है 62 वर्ष। ठीक है, अपील की बात करते हैं तो इसमें अंतिम अपील का स्तर, यानी कि आप लास्ट कहां जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो, तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में जाके कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसा मुद्दा जो कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में, सॉरी, हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। लेकिन ऐसा मुद्दा
जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो ये समझो कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो फैसला दे दिया, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। ठीक है, आगे नियुक्ति की बात करते हैं। तो इसमें कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसमें आप ये मत सोचना कि एक जज होता है, जैसे आप देखते हो ना एक जज होता है जो फैसला सुना देता है, नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में एक जज नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं? 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं, जिसमें से एक मेन होता है। जिसमें से कितना मेन होता है? एक मेन होता है, और बाकी जो 33 हैं वो उसके, ये समझो कि अदर्स रहते हैं, जिसको हम अन्य अन्य जज भी कह सकते हैं। ठीक है, अन्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं। तो मतलब क्या समझ में आया कि टोटल कितने हैं? 34, और 34 को भी अगर देखा जाए तो 33 प्लस 1, जिसमें से 33 अन्य हो जाते हैं, और एक क्या होता है? मेन होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस मेन की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और अन्यों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो मेन बंदा है ये करता है, और राष्ट्रपति दोनों लोग मिलकर अन्य की नियुक्ति करते हैं ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे लिखा है CGI, यानी कि चीफ चीफ जज ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ की अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय में, तो यहाँ पर कौन करेगा? राष्ट्रपति यहाँ पर भी करता है। राज्यपाल तथा CGI, जो यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वहां पर मेन की नियुक्ति ये करता है, और बाकी जो अन्य की नियुक्ति है वहीं पे जो उसके जो मेन न्यायाधीश है वो मिलकर कर देते हैं। तो बस आप अपने ध्यान में बस इतना रखिए कि नियुक्ति की बात जब भी आए तो मेन की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और अन्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति तथा मेन मिलकर दोनों करेंगे। और यहाँ पर भी सेम। अब कहोगे भैया यहाँ पे तो चलो आपने बता दिया कि 34 जज होते हैं, क्या उच्च न्यायालय में भी ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन अलग अलग राज्यों का अलग अलग न्यायाधीश होते हैं, तो उसमें कोई काउंटिंग नहीं है। आप उसको गूगल करके सर्च कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आखिर जरूरी क्यों होती है? क्यों जरूरी है न्यायपालिका स्वतंत्र होना, क्यों जरूरी है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो समझो कि वो जज अगर दबाव में कोई फैसला देगा तो बस वही पक्षपात हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उसको स्वतंत्र रहना पड़ेगा ही। ठीक है, रखना पड़ेगा ही। तो देखिए सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका की आजादी का मतलब है कि सरकार के बाकी दो जो हिस्से हैं, जैसा कि विधायिका और जैसा कि कार्यपालिका, विधायिका जो कानून को बनाती है तथा कार्यपालिका जो सरकार को चलाती है, ये न्यायपालिका के कामों में कोई दखल अंदाजी ना करे। इसी वजह से क्या कर दिया गया है? इसको स्वतंत्र रखा गया है, ताकि विधायिका तथा कार्यपालिका मिलकर कोई पक्षपात ना कर दें। इससे न्यायाधीश बिना किसी दबाव या फिर डर के सही और निष्पक्ष फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर वह स्वतंत्र रहेंगे तो इस प्रकार से फैसले लेंगे। कोई मंत्री तथा नेता जज पर दबाव नहीं डाल सकता है कि वो किसी के पक्ष में फैसला दें। बिल्कुल, अगर वो आजाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। हमारे संविधान ने ऐसे कई सारे नियम बनाए हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नियम बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के कौन कौन से उपाय बनाए गए हैं। तो पहला लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। इन्होंने क्या किया है? न्यायाधीश की जब भी नियुक्ति की बात करते हैं तो देखो राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का होता है। अब कहोगे कि न्यायाधीश को हटाने का काम किसका होता है? तो न्यायाधीश को हटाने का काम होता है संसद का। और ये इतना आसान नहीं होता है। जिस प्रकार से कोई कानून बनता है ना, तो लोकसभा में वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग होती है, फिर राष्ट्रपति साइन करता है। इसी प्रकार से अगर किसी जज को हटाना है तो सेम यही प्रक्रिया है। आपको लोकसभा में पास करना पड़ेगा, लोकसभा के लोग वोट देंगे, फिर राज्यसभा में वो जाएगा मुद्दा, फिर वहां पर भी सेम यही चीज होगा, और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो न्यायाधीश को हटना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हटना पड़ेगा। तो यही चीज लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें, तो ऐसे में राजनीतिक नेताओं की दखल अंदाजी इसमें बिल्कुल नहीं देखने को होती है। ऐसा नहीं कि मैंने ही आपको जज बताया है तो आप मेरे हिसाब से आप फैसला दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपॉइंटमेंट कोई और करेगा, नियुक्त कोई और करेगा, और हटा कोई और सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल स्वतंत्र रखने की व्यवस्था की गई है। देखिए क्या लिखा है, इससे यह तय होता है कि जज की नियुक्ति उसकी योग्यता तथा अनुभव के आधार पर होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनेगा
तो वो उसके योग्यता के अनुसार बनेगा, ठीक है। जैसे कोई आईएएस आईपीएस बनता है ना, तो कोई किसी को बना देता है कि जाओ आईएएस बना दिया मैंने आपको, नहीं, वो उसकी योग्यता है तो ही बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही जज तभी बन पाएगा जब उसकी योग्यता होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, इससे यह तय होता है कि जज की नियुक्ति उसकी योग्यता का अनुभव के आधार पर होती है, न कि किसी पार्टी के कहने पर, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखा है, न्यायाधीशों को हटाना और भी मुश्किल होता है, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें केवल गंभीर मुद्दे मामलों में ही सिर्फ हटाया जा सकता है, और वो भी कैसे, कदाचार, ठीक है। कब हटाया जा सकता है, कदाचार। कहोगे भैया कदाचार क्या है, कदाचार का मतलब होता है एक तरीके से मिसबिहेव, ठीक है। वो मिसबिहेव करता है तभी उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज उस तरीके से नहीं, ठीक है। या फिर वो सही डिसीजन नहीं सुना पा रहा है, पक्षपात कर रहा है, तभी उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो क्या लिखा है, उन्हें केवल बहुत गंभीर मामले में हटाया जा सकता है, इससे वे बिना डर के काम कर सकते हैं। अगला तीसरा है, पैसे के मामले में न्यायाधीश खुद पर निर्भर होते हैं, ना कि सरकार पे। अब ऐसे में जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि सैलरी रुक गई, अगर आपने हमारे हिसाब से आपने डिसीजन नहीं लिया, तो सरकार क्या कह रही है कि मैं आपकी सैलरी नहीं दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, कि ये पैसे के लिए भी सरकार पर निर्भर नहीं होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि न्यायपालिका को इतना स्वतंत्र कर दिया गया है कि वो कोई भी डिसीजन अपने आप से ले सकती है, ठीक है। तो पैसे के मामले में न्यायपालिका खुद पर निर्भर होती है, न कि सरकार पे, यानी कि कोर्ट अपने खर्च खुद तय करती है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। एक लास्ट क्या लिखा है कि न्यायपालिका का फैसला सबको मानना पड़ता है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर सरकार का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, इसका मतलब है कि कोर्ट के फैसले को लागू करना सभी पर जरूरी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आ जाए सब पर ये चीज जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया जिसमें स्वतंत्र रखने का उपाय रखा गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट ओवर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी नोट्स आप लोग को बताइए किस तरीके से लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर।